सबसे पहले इस वक्त बात करेंगे नेशनल हेराल्ड मामले की, जिस पर दांव पर लगी हुई है कांग्रेस की प्रतिष्ठा। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट दाखिल होने के बाद से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कांग्रेस पार्टी जवाबी तैयारी भी जुट गई है। इसके साथ ही जनता के बीच राहुल गांधी और सोनिया गांधी की छवि को बरकरार रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए भी पुरजोर कोशिशों में जुटी हुई है कांग्रेस पार्टी। और इन्हीं कोशिशों के तहत कांग्रेस ने 21 से 24 अप्रैल तक देश भर में 57 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की योजना बनाई है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने देश भर में ईडी के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया था और सोनिया और राहुल गांधी को इस मामले में बेकसूर बताया था। यहां यह भी जानना जरूरी है कि सुब्रमण्यम स्वामी के हेराल्ड मामले में एक केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फ्रेश चार्जशीट दायर होने के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फिर से जमानत लेनी होगी। अदालत ने सुनवाई के लिए 25 अप्रैल का दिन मुकर्रर किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नेशनल हेराल्ड को 2 करोड़ 34 लाख रुपए के विज्ञापन देने पर भी विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि बंद अखबार को कैसे विज्ञापन दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि ये उनका अखबार है और वे विज्ञापन देते रहेंगे। इस पर बीजेपी का पलटवार है कि आप टैक्स पेयर्स का पैसा लूट नहीं सकते। बीजेपी ने नेशनल हेराल्ड मामले को मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बल्कि डकैती बताया है। संबित पात्रा ने उन्हें मॉडर्न डकैत कहा है। सवाल यह है कि अगर गांधी परिवार इस मामले में निर्दोष है तो फिर कानून की कार्रवाई से परेशानी क्यों है? 1937 में स्वतंत्रता सेनानियों और कांग्रेस नेताओं ने एसोसिएटेड जर्नल की स्थापना की थी। 2008 में नेशनल हेराल्ड को भारी घाटे के कारण बंद कर दिया गया था इसका पब्लिकेशन, और बताया गया था कि अखबार पर 90 करोड़ का बकाया है। 2011 में कांग्रेस पार्टी ने हेराल्ड ग्रुप को 90 करोड़ रुपए का ऋण दिया, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 38% शेयर वाले यंग इंडिया को ऋण वसूली का अधिकार दे दिया गया, जिसके लिए कंपनी को महज 50 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे। लेकिन यंग इंडिया ने हेराल्ड ग्रुप के कर्ज को माफ करके एजीएल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 2022 में इसी मामले में ईडी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की थी। वहीं राहुल गांधी ने विदेश में जाकर फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने अमेरिका के बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ एक सत्र में हिस्सा लिया। वहां राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और यह बिल्कुल साफ है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत का अपमान किया है। तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा लगातार हमलावर है और उनका कहना है कि नेशनल हेराल्ड का जो केस है वो डकैती का केस है। दरअसल विदेश में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने विदेशी दौरे पर भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए, जैसा कि अभी आपको बताया। और राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen.
और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बोस्टन में चुनाव आयोग पर दिए गए बयान पर तंज कसा है। Mr. Rahul Gandhi suffers from ECS, Entitled Child Syndrome. Insulting the nation and blaming the Indian democracy for the sake of covering his own electoral failures has become Rahul Gandhi's favorite sport. He is addicted to vent out his political frustration on foreign soil. In India, he barely attends the parliament, barely raises questions, is busy in jungle safaris, but when he's on foreign soil and when it comes to blaming India, he's fully charged up. Why? Also, why didn't he tell the audience in Boston the role of election commission in Telangana, Karnataka, Himachal, where Congress won? Why is he polluting the mind of the audience in Boston with distorted facts? तो अब देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है और अब इसमें एक और मामला फिर से जुड़ गया है। दरअसल फिर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विदेश में जाकर राहुल गांधी ने देश के विरोध में ये कोई पहली बार नहीं कि उन्होंने बयान दिया। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़े हुए हैं और हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। दोनों का स्वागत है। सबसे पहले कुमार आलोक आपके पास आते हैं और जानना चाहेंगे क्या कुछ किस तरह से रिवर्ट बैक करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, क्योंकि इस रिवर्ट बैक को इस तरह से देखा जा रहा है कि जो छवि धूमिल हो रही है, क्योंकि ये देश के सामने आ रहा है कि किस तरह से नेशनल हेराल्ड का जो केस है उसमें ईडी की चार्जशीट है, क्या कुछ आरोप है, अब ये सबके सामने आ रहा है कि कैसे 50 लाख में जो केस था उसको 5 करोड़ रुपए उसमें कमाए, यानी कि 5 करोड़ का जो सारी संपदा थी उसको 50 लाख में ले लिया। तो ये जो ये सारा मामला है, कैसे आप देख रहे हैं कि कांग्रेस इसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है और कभी आपको ये भी लगता है कि क्या उनके हाथ से फिसलता नजर आ रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से मामला सामने आया उसके बाद कांग्रेस के अंदर एक लंबी बैठक हुई शनिवार को, और शनिवार की जो बैठक थी उसमें तमाम महासचिव थे, तमाम पार्टी के पदाधिकारी थे, और उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब ये जो है इसके खिलाफ हम लोगों को आक्रामक होना पड़ेगा। और यही कारण है कि 21 से लेकर 24 तारीख तक यानी भारत के विभिन्न शहरों में यानी कुल मिलाकर 57 शहरों में 57 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज किए जाएंगे। और पार्टी का कहना है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम जनता में ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस को बेवजह बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उनके शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठा रही है। हम अगर दिल्ली की बात करें तो आज पी चिदम्बरम प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करेंगे, उसी तरीके से कन्हैया कुमार चंडीगढ़ में करेंगे, अविनाश पांडे जो हैं वो पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो एक तरह से कांग्रेस ये बताना चाह रही पब्लिक के अंदर कि नहीं, हम निर्दोष हैं और भारतीय जनता पार्टी हमें फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद मिश्रा, इसको किस तरह से देखा जाए? देश से लेकर विदेश तक एजेंडा सेट करने की कोशिश, यहां पर चार्जशीट फाइल हुई है, सब कुछ सामने है कि किस तरह से 5,000 करोड़ रुपए की संपदा 50 लाख में अपने नाम पर करा दी। ईडी से लेकर के जो दूसरी एजेंसियां हैं वो उस पर जांच कर रही हैं, और फिर विदेश में जाकर कह रहे हैं कि भाई जो चुनाव आयोग है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है। निखिल, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड झांकिए तो कांग्रेस पार्टी का ये जो है वो उनके एक पारिवारिक मामला भी है, क्योंकि ये आप जिस जगह की बात वो कर रहे थे आलोक जी, तो उसी बिहार में कभी इंदिरा जी 70 के दशक में एक ऐसी सहानुभूति को लाई थी कि उसके बाद आप देखिए कि पूरा राजनीति ही बदल गया था। लोगों ने ये मान लिया था कि ये इंदिरा जी निर्दोष है, उनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है। उसके बाद वो उसकी शुरुआत इंदिरा गांधी ने बिहार से की थी। अब वही बात जब राहुल गांधी को सोनिया गांधी के खिलाफ में ईडी ने चार्जशीट फाइल किया है, तो उस सहानुभूति को दोबारा बैकअप करने के लिए इस तरह की कोशिशें की जा रही है कि हर स्टेट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों को बताया जाए कि भाई ये गांधी परिवार के पास में ये वेंडेटा पॉलिटिक्स करके बीजेपी इनके नाम को बदनाम कर रही है। लेकिन सवाल क्या है कि आज के तारीख में 70 के दशक में लोग अवेयर नहीं होंगे। एक समाचार का माध्यम होता था, आप जानते हैं, हम जानते हैं, दूरदर्शन से खबरें आने वाली होती थी। अब जो है वो समाचार का माध्यम बदल गया है, लोग जानते हैं, सोशल मीडिया ने लोगों को और अवेयर किया है। लोग अगर ये सवाल पूछेंगे कि ये 5,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी नेशनल हेराल्ड कंपनी AGL, जिसमें 5,000 से ज़्यादा शेयर होल्डर थे, उस कंपनी को कैसे एक छोटी सी कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड बनती है, 50 लाख का उसमें वो पैसा डालती है
और वो कंपनी 5,000 करोड़ के और 5,000 से ज़्यादा शेयर होल्डर के कंपनी को ऑन कर लेती है। ये सवाल पूछने वाला क्या देश में नहीं है कि स्वतंत्रता सेनानी के जो और वहाँ फ्रीडम फाइटर थे उन लोगों की वो एक बनी थी संस्था नेशनल हेराल्ड की, उसमें से 3 अखबार निकलते थे। आपने उस पूरे अखबार समूह को और सरकारी लैंड दिए गए थे, बहादुर शाह जफर में जो बड़ी लैंड है सरकारी है। इसके साथ साथ आप पटना में देखिए, हैदराबाद में देखिए, हिमाचल में देखिए, देश के बड़े बड़े शहर में इन अखबारों के दफ्तर थे, वो सारे सरकारी लैंड है। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की नेशनल हेराल्ड कंपनी अगर बंद हुई है अखबार का समूह, तो फिर इसको अचानक रातों रात में कैसे एक यंग इंडिया लिमिटेड की कंपनी बनती है जिसमें 50 लाख की पूंजी डाली जाती है और वो पूरे के पूरे जितने कर्ज हैं कांग्रेस पार्टी के थे उसको माफ कर दिया जाता है और पूरा 38% के शेयर के डायरेक्टर हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है? क्या इस बड़े कंपनी का एक छोटी कंपनी में विलय हो जाना क्या एक घटना और दुर्घटना नहीं है? संबित पात्रा जो बात कर रहे हैं वो तो अपने बीजेपी का आरोप है, लेकिन देश तो ये जरूर जानना चाहेगा कि आपने कैसे और किया इतनी बड़ी कंपनी को, एक छोटी सी कंपनी, और 38% के आप शेयर होल्डर हैं। तो ये सवाल फिर किससे पूछा जाए? ये सवाल निश्चित तौर पर पूछा जाएगा और उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, मैं 2 सवाल दरअसल चाहता हूं कि बहुत संक्षेप में आप उनका जवाब दें। एक तो ये कि क्या ये जो सारा मामला है, इसी तरह का जब केस रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ होता है तब तो कोई प्रदर्शन नहीं होता है, लेकिन इस मामले में आप देख रहे हैं कि किस तरह से हलकान हुई जा रही है कांग्रेस। और दूसरा ये कि राहुल गांधी विदेश में जाकर ये क्या इस बात के आदी हो गए हैं कि वो विदेश में जाकर अपनी बात रखें, और जैसा कि ये देखने में आता है कि बार बार उनके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, तो वो जिद दिखाता है कि हम जाएंगे, हम कहेंगे, आप मेरा कर क्या लेंगे। देखिए दोनों मामला में अंतर ये है कि वो एक नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी थी और यहाँ जो है वो छोटे छोटे किसानों की प्रॉपर्टी है, जिसको रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट कंपनी जो थी उसमें आप ये देखिए हरियाणा से लेके और राजस्थान तक कई जगह पे जो किसानों के उस जमीनों को कम दाम कीमत में उसको लिया गया और महीनों दिन के अंदर में उसको आप सोचिए कि उसमें 40%, 50%, 100% तक का इजाफा करके उसे बेच दिया गया। तो ये एक रैकेट का हिस्सा है जिसको कांग्रेस पार्टी जानती है कि इसके विरोध में अगर हम खड़े होंगे तो पार्टी एक्सपोज होगी। इसलिए और दूसरा है कि वो गांधी परिवार का भले ही दामाद हो, लेकिन पार्टी चाहती है कि बेवजह के ये आरोप लेके। दरअसल मैं यही पूछना चाह रहा था कि क्या बेटी और दामाद को किनारे कर दिया है, केवल माँ बेटे को बचाएंगे? दूसरा राहुल गांधी, जिस तरह से आपने कहा कि अभी आप देखिए कि राहुल गांधी गए हैं, अमेरिका गए हैं और बोस्टन में जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में, तो शायद इसको तो निंदनीय आप इसलिए भी कह सकते हैं कि ये कम से कम हर बार अमेरिकी दौरे में ये इलेक्शन कमीशन का मुद्दा क्यों उठाते हैं? एज ए लीडर अगर वो चुनाव हार रहे हैं, लगातार हार रहे हैं, 100 से ज्यादा चुनाव के कैंपेन में वो हारे हैं, तो अपने को आत्मपरीक्षण करने के बजाय वो इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा के शायद वो बड़े लीडर नहीं हो सकते। राहुल गांधी को अगर वो जाते हैं और वो कहते हैं गुजरात में कि भाई ये बारात का जो घोड़ा है उससे ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती, तो आप वहां पार्टी के अंदर कहते हैं कि हमने शादी वाले घोड़े को लगा रखा है इलेक्शन में, ठीक है, तो वहां आप घोड़े बदलने की बात कहते हैं। ठीक है। और जब आप वेस्टर्न साइड से शहर में अमेरिका में जाते हैं, वहां ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन जब तक है तब हम जीत नहीं सकते। ठीक है, एक सवाल जी एक सवाल मैं बहुत जल्दी से चाहूंगा कि कुमार आलोक, आगे की क्या प्लानिंग्स हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या इस बारे में कुछ पता चल पा रहा है? क्योंकि हमले तो उनके ऊपर लगातार हो रहे हैं, बचाव तो उनको करना पड़ेगा। अगर हम संगठनात्मक रूप से हम कहें तो कांग्रेस इस बार पूरी तैयारी से मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 से लेकर 24 तारीख तक 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, ये दिखलाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को बेवजह फंसा रही है और उनकी मिट्टी पलीत करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अगर हम संगठनात्मक कार्यों को हम देखेंगे तो एक संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है देश के हर जिले में, और प्रत्येक विधानसभा में जितने विधानसभा इस देश में हैं उस विधानसभा में भी इसको लेकर के प्रदर्शन करने की योजना, पूरा एक खाका तैयार किया गया है कि पूरे अप्रैल से लेकर मई माह तक कांग्रेस का जो है प्रोटेस्ट जारी रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी। कम से कम कांग्रेस का जो संगठन है वो फिर से जीवित हो गया, उनको कुछ काम मिलेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए कुमार आलोक और विनोद मिश्रा जी। विनोद जी, मैं आपके पास दोबारा